हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के मॉडल पेपर और क्या क्या सिलेबस है और किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर सभी टॉपिक जो भी क्वेश्चन है और जो भी पॉइंट होंगे उसको आप नोट कर लीजिए और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सबको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम होने में बहुत ही कम समय है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक कट गया है और कौन कौन सा टॉपिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, दिया है कि इसमें आपके टोटल जो है 70 नंबर के आते हैं और 30 नंबर का आपका मिल जाता है कॉलेज से। ठीक है, स्कूल से मिल जाता है 30 नंबर का। 30 नंबर स्कूल से आपके 70 नंबर के पेपर आते हैं और 70 नंबर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, जिसमें आपका केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है और बायोलॉजी होता है। इसमें आपका रासायनिक पदार्थ पहला दिया है। रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार से 20 अंक आएंगे। उसके बाद जैव जगत है, प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और लास्ट के 2 चैप्टर कट गए हैं। और केमिस्ट्री में आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, आवर्त वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण टोटल ये क्या है, कट चुका है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट चैप्टर से रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। आपके यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी टॉपिक आ सकते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हर साल आता है। ठीक है, समीकरण संतुलित करने के लिए। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब इस संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपसे संयोजन पूछ सकता है, यहाँ पर अपघटन यानी वियोजन पूछ सकता है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया, उदासीनीकरण और अपचयन और उपचयन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आने वाले में संयोजन और वियोजन और आपका ये अवक्षेप और उदासीनीकरण। ठीक है, इसके बाद आपका अम्ल क्षार तथा लवण से, अम्ल क्षार तथा लवण। इसमें आपका अम्ल क्षार लवण में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाना की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। इसमें जैसे आपका लघुगणक से संबंधित परिभाषा आपका पीएच वैल्यू, जैसे पीएच मान निकालने के लिए माइनस लॉग, और हाइड्रोजन आयन का यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल या इससे संबंधित कोई डेरिवेशन या कोई परिभाषा है तो वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा लघुगणक से संबंधित। उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसके पॉइंट लिखने के लिए आता है, तो ये आपसे पूछ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि तथा उपयोग। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और CaSO4 धावन सोडा हो गया। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में ये आपके जो भी पॉइंट है ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से लेकर के आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण तक ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु से कौन कौन से टॉपिक है। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण इसमें इंपॉर्टेंट है, तथा उसका निवारण। इसमें धातु अधातु के गुणधर्म निकलने के लिए आ सकता है।
ठीक है। धातु के गुणधर्म निकले के लिए 5 पॉइंट, और उसके बाद यौगिकों के निर्माण, गुणधर्म और सक्रियता श्रेणी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका, इसके बाद है कार्बनिक यौगिक। इसके बाद है आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हैलोजन, आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल, ओएच, कीटोन, जो भी आपके और ये एथेनोइक अम्ल से संबंधित जो भी आईपीएससी नाम आएंगे, ये सब आपके क्रियात्मक समूह उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। क्रियात्मक समूह से संबंधित आईपीएससी नाम आपके एग्जाम में आएंगे। नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसके सामान्य सूत्र, इसके सामान्य सूत्र भी आप याद रख लीजिएगा। सामान्य सूत्र जो है तीनों के लिए, सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, और असंतृप्त में इन और आइन के लिए आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो भी सामान्य सूत्र हैं उनको याद रख लेंगे, ठीक है। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म या उपयोग, ठीक है। और साबुन व अपमार्जक, ये भी आपसे पूछता है साबुन और अपमार्जक के बारे में, ठीक है। तो ये आपके टोटल केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक थे, और जो भी क्वेश्चन है, जो भी पॉइंट है, उसको लाइन बाय लाइन नोट कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके आज जो भी एग्जाम में आने वाले सिंपल पेपर है, उस पेपर में भी जो क्वेश्चन है उसके भी बारे में मैं बताऊंगा। और इसके बाद आपका बायो, ठीक है। बायो में क्या है, जैव प्रक्रम, प्रजनन और आनुवांशिकता, ठीक है। इसके बाद ये आपका है सजीव पौधे तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में दिशिका गति, पादप, हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका, और यहाँ पर जो भी दिया है इसको आप रीड कर लीजिए, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, PM टेक साइंस से, उसमें हम आपको पीडीएफ सिलेबस के जो है पीडीएफ और पेपर उसमें शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रजनन में जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स प्रसूति एवं जननन स्वास्थ्य। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो परिभाषाएं हैं उनको सबको याद रखिएगा। अनुवांशिक, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम और लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहां पर, देखिए वक्र पृष्ठ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम आते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, और दर्पण का सूत्र जो है ये आपका 1/f बराबर 1/v + 1/u। ये आपके परीक्षा में निगमन करने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, निगमन के लिए नहीं आएगा, निगमन यानी डेरिवेशन नहीं आएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन डेरिवेशन करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आवर्धन है, ठीक है, आवर्धन क्षमता, m = प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान में वस्तु की ऊंचाई। जो इससे भी जितने भी संबंधित फार्मूले हैं ये सारे फार्मूले आपको पढ़ा दिए गए हैं, और आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, जिससे इससे आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद
अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक से एक क्वेश्चन आ सकता है। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, और इसमें भी आपके लेंस से संबंधित आपके जो डेरिवेशन है वो नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें भी आपका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आवर्धन क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि इससे संबंधित आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक आवर्धन लेंस की क्षमता पूछ दे, या क्वेश्चन बनाने के लिए वो वस्तु की ऊंचाई दोगुनी या आधी, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन कटे हैं, सॉरी, जितने भी चैप्टर से पॉइंटे कटे हैं, उनके हटाने के कारण यह है कि कुछ पेपर इससे संबंधित कुछ डिफरेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारे नियम, सारे परिभाषा को डिटेल से आप याद कर लीजिए। यहाँ पर दिया कि मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उससे निवारण और उसके सचित्र वर्णन, लेंसों का प्रयोग, और चित्र के साथ आप निवारण से पहले और निवारण के बाद सारे डायग्राम को आपको याद रखना है। इसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, श्वेत प्रकाश का अपवर्तन जो 7 रंगों में विभाजित होता है। इसमें आपको पूछ सकता है तरंगदैर्ध्य ज्यादा किसका होगा, कम किसका ज्यादा होगा, प्रकीर्णन किसका ज्यादा होगा, ये संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ठीक है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर विद्युत का प्रभाव, विद्युत के प्रभाव चैप्टर से क्या आएगा, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक, कारक यानी जिन पर आपका किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, इससे संबंधित मतलब आपका चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। विभवांतर, ओम के नियम। ठीक है, जो भी है ओम के नियम ये पूछा जा चुका है, पूछ भी सकता है। विभवांतर और विद्युत धारा सबको आपको याद रखना है, और उससे संबंधित जो भी आपके फार्मूले होंगे उसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी तथा समांतर एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग। ठीक है, तो प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर में आपको आर टी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और 1 बाई आर टी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ठीक है, इसके बाद इसका उपयोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यानी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके प्रभाव क्या होंगे, उष्मीय प्रभाव, ज्यादा धारा प्रवाह के कारण हीटिंग होना। ठीक है, तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल आप क्या सकते हैं, ऊर्जा। ठीक है, और या H बराबर आई स्क्वायर आर टी, कैलोरी में बदलना होगा तो 4.1 से डिवाइड करेंगे, जिससे संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा, उसको देख लेना है। इसके बाद उष्मीय प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत शक्ति, पी वी आई तथा आर में संबंध, पी यानी पावर, वोल्टेज, करंट, और आर रेजिस्टेंस में संबंध आपको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल जो भी डिटेल हो उसको आपको देख लेना है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिनालिका में विद्युत धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें आपका क्या है कि नए सिलेबस में आपका जनरेटर कट चुका है। नए सिलेबस में आपके दो ये फिक्स रहते थे, मोटर, ठीक है, मोटर या जनरेटर लगभग हर साल आते थे। इसमें क्या क्या है कि जनरेटर इसमें हटा दिया है। ठीक है, जनरली अगर आप पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मोटर और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन सेम है,
बस उसका डिफिनीशन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप दोनों को याद रखिए, हो सकता है अगर आ जाता है, लेकिन यहाँ से हट चुका है, इसीलिए फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम भी नहीं पूछेगा। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम नहीं पूछेगा, लेकिन मोटर है तो मोटर से मोटर आ सकता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछ सकता है, और घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, तो इसमें मोटर आ सकता है, जनरेटर कट चुका है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत और अक्षय अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैविक पदार्थ, इसमें एक आपका है, और बाकी दो आगे के नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कट चुका है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस है, इससे बाहर का कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित मॉडल पेपर 24 के हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि जो भी इसमें हम पॉइंट बताए हैं सिलेबस में, इस सारे पॉइंट को आपको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद आपका पेपर स्टार्ट होता है। ठीक है, और पेपर को आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपका 23-24 का पेपर मॉडल पेपर है। अब यहां पर दिया है बहुविकल्पी प्रश्न में। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में जो भी आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं वह कहलाता है। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण, क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी आपको बताना है। इसमें से करेक्ट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसमें आपको मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, उससे संबंधित आपको बता दूंगा। बाकी आपको इसको रीड करना है और आपको खुद को जांचना है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। ठीक है, देखिए इसमें मैं बस बता देता हूं कि देखिए 2f का मतलब होता है कि f यानी फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु, और 2f लिख सकते हैं या इसको c से दर्शाते हैं, और ये आपका होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, 2f या c से दर्शा सकते हैं, वो वक्रता केंद्र है। आपसे पूछा है कि यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु कहाँ रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उत्तल लेंस में, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टिता और दीर्घ दृष्टिता। क्या है ये बताना है। नेक्स्ट यहां पर दिया है कॉलम ए में दी गई राशियों का सम्मेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से विकल्प चुनिए। यहां पर दिया है आपको, ये आपको मिलान करना है, और मिलान करने के बाद ये चेक करना है कि क्या पहले का, जैसे एक बता दे रहा हूं, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, बाकी सब आपको हल करना है, यहां पर कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए पहले का किससे कनेक्टेड हो रहा है, तो पहले का फोर्स है, यानी 1 का फोर्स है,
तो इसी प्रकार जब दूसरे का जिससे कनेक्ट होगा, विद्युत शक्ति का क्या यूनिट होगा, प्रतिरोध का क्या मात्रक होगा, उन सभी को इसमें रूप में रख करके आपको बताना है कि यह इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर और रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर आपका यूनिट दिया है एम्पियर, और ये वाट, और ये ओम है, और ये वोल्ट। ठीक है, और इससे मिलान करना है। नेक्स्ट दिया है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। दो चालक पदार्थ जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास क्या है, समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। पहले सीरीज में जोड़ा गया है और फिर उनको समांतर, पार्श्व का यानी समांतर में, ठीक है, पार्श्व यानी समांतर में जोड़ा गया है। श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको सॉल्व करके बताइए कि इसमें उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी आपको H1 संबंध है, H2 बताना है क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और सभी बिंदुओं पर समान रहता है। सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक है, इसमें कौन ऑप्शन होगा आप बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। कौन सा बेंजीन का इसमें सूत्र है, आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ABC, ठीक है, इसके बाद D। इसमें आपको बताना है कि कौन सा संरचनात्मक सूत्र होगा। और बेंजीन के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि C6H6 होता है। बाकी आप इसमें से आप चेक कर लीजिए कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। यहां पर इनमें समजातीय श्रेणी कौन सा है आपको टिक लगाना है, ये 1 अंक का है। ठीक, नेक्स्ट, यहां पर देखिए इसमें दिया है आपका कि उक्त के संदर्भ में सही विकल्प, मतलब इन दोनों में से पहला या दूसरा, पहला या चौथा होगा, या दूसरा चौथा, या दूसरा तीसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप अदर ग्रुप यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अयस्क होगा, गैंग होगा, खनिज होगा, धातु होगा। कौन सा होगा जो पृथ्वी के भूपरपटी में प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीएच मान से संबंधित दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय यानी दांतों का गिरना। ठीक है, कब प्रारंभ होता है? तो मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर। इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा दिया है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो वह कौन सी अभिक्रिया है? और यहाँ पर दिया है कि दोनों अतिकथन तथा तर्क सही तथा तर्क अतिकथन का स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसमें आपको BCD में
करेक्ट बताना है कि कौन सा, या दोनों सही है या पहला सही होगा दूसरा गलत होगा। ठीक है, यहां पर दिया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए NaOH प्लस CH3COOH CH3COONA प्लस H2O। इस खाली स्थान पर इन ABCD में से क्या फिलअप करेंगे आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम में सेम होगा, लेकिन इससे संबंधित जो भी हो सकता है संतुलित करने के लिए वो मान पूछे। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतः श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। ठीक है, नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ, कुपिकाएं। कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, और नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कुपिकाएं। ठीक है, यहां पर दिया है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स और एक गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पर आपको कथन स्पष्ट करना है। ठीक है, कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सत्य है पर कारण असत्य है, कथन असत्य है पर कारण सत्य है। ठीक है, इसमें क्या होगा नेक्स्ट। यहां पर देखें कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होगी। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम दिया है और यहाँ पर ये ए है, बी, सी, डी। ठीक है, थायरक्सीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरक्सीन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं के उपाचय का नियमन करता है। थायरक्सीन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है और थायरक्सीन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर दिया है कि निम्न चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में है। ए बी ये आपका भाग है, ए ये है, बी और इसको दर्शाया गया है सी से। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, नोट कर लेना है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसको याद रखना है, उसको पढ़ लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय है। पहले से अगर सिलेबस को मेंटेन नहीं करेंगे तो एग्जाम के समय मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन दिया कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग हो लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है और अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको ए बी सी डी में ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही होगा। हो सकता है इनमें दो सही होंगे। ठीक है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा। ठीक है, जो भी हो ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होते हैं। मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, उत्पादक, कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद आपका खंड क, इसमें दिया है, देखिए ये आपका दिया है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष का परिभाषा 2 नंबर और टाइप आपका 2, टोटल कितने अंक के हैं, 4 अंक के। ठीक है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के
होते हैं। दूर निकट जो भी हो, निवारण हेतु सारा आपको याद रख लेना है। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो यहां पर इसके लिए कितने अंक? 4 अंक। नेक्स्ट आपका है 2 नंबर का, ये हो जाएगा। 2 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चन है इसमें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? और दूसरा कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी ये R का मान है, ये आपका T1 हो जाएगा। ऊष्मा का मान दिया है, ठीक है, और सिरों पर विभवांतर पूछा है। इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर मेंशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर 20 ओम प्रतिरोध की इकाई विद्युत स्थिरी। विद्युत स्थिरी मतलब विद्युत प्रेस। ठीक है, विद्युत प्रेस 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। कितने नंबर का ये? 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर का। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही पेपर आपके आएंगे, बेहतरीन पेपर। ठीक है, देखिए, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? और दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं उनको लिखना है। तीसरा दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? ठीक है, और या इसमें प्रश्न 4 में या तो आप इसको हल कर सकते हैं या इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, दिया कि फ्यूज तार विद्युत संदिग्धों का बचाव कर सकता है। ठीक है, इसको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन पर आपको नेक्स्ट, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण संतुलित करना है। समीकरण को लिख करके, तनि सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। कितने अंक का है ये? टोटल नंबर 4। टोटल अंक कितना है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा दिया है 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। अब यहां पर आपका आ गया है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, IUPAC नाम कमेंट कीजिए। CH3 CO CH3। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। या इसको लिखना है कि या टिप्पणी लिखना है इस पर कि विकृति गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया और रेस्टिकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपको इनको और इनको याद रख लेना है। ठीक ना, और नेक्स्ट आपका है जैव निम्नकरणीय और गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए। इनका उदाहरण दीजिए। ये मैं पहले भी बताया हूं कि इसके क्वेश्चन निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण सिलेबस में आपका दिया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। और यहाँ पर डायग्राम चित्र बनाने के लिए आ सकता है।
ठीक, इसके बाद इसको आप रीड कर लीजिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको समय दे देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। या आपको पेपर, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, पीएम टेक साइंस टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को निम्नांकित कीजिए: मुख, ग्रसिका, आमाशय तथा छोटी आंत। या आप इसको लिख सकते हैं कि स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड के उसके प्रवेश को करते हुए दिखाइए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो, अब एक पेपर आएगा, उस पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन, उस पेपर में केवल बस वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उसमें ना आपको खंड क खंड बी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। टोटल आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।